वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केशवानिया मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आज आप देख रहे होंगे स्लाइड पर, आज हम चर्चा करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के और साथ में उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं उनका भी हम क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैकेनिज्म ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन, मैकेनिज्म ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन। और इसमें मैं आपको बताता हुआ चलूं, अगर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए हमारी जो मसल फाइबर है वो क्या करती है, कांटेक्ट करती है। तो उस दौरान जो थिन फिलामेंट है ना, वो थिक फिलामेंट के ऊपर क्या करती है, स्लाइड करती है, तभी मूवमेंट क्या है वहां पर पॉसिबल हो पाती है। अब आप देखेंगे कुछ स्टेप्स। अब ये जो स्टेप्स हैं एक एक करके मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इम्पल्स कहाँ से जनरेट हो रहा है। तो हम कहें इम्पल्स यहाँ आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आ रहा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड को कहा जाता है। जैसे ही इम्पल्स हमारे ब्रेन से कहाँ पहुंचता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पहुंचता है। किसके द्वारा, मोटर न्यूरॉन के द्वारा। तो वहां पे क्या क्या चेंजेस है आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हुआ चलूं, न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन है, न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन है वो क्या है, तो हम कहेंगे इज द साइनेप्स। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को साइनेप्स कहा जाता है मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर के बीच में। तो एक चीज और याद रखिएगा, मोटर यूनिट हम किसको कहेंगे फिर, मोटर न्यूरॉन प्लस में मसल फाइबर, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, मोटर यूनिट। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है इम्पल्स की फॉर्म में आ रही है, कहाँ से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। किधर, तो आप कहेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर। अब जो साइनेप्टिक जो वेसिकल्स मौजूद है, जो नर्व के अंदर जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं उनके अंदर क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जैसे कि एसिटाइलकोलिन। वो क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे। कहां पर, साइनेप्स में। और जैसे ही साइनेप्स में वो रिलीज होंगे, उस गैप के अंदर जब रिलीज होंगे तो ये एक्शन पोटेंशियल क्या करेंगे, जनरेट कर देंगे सार्कोलेमा को। और बहुत तेजी से मसल फाइबर के ऊपर क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो मसल फाइबर के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्ने हैं वहां से कैल्शियम आयन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, किसके अंदर, सार्कोप्लाज्म के अंदर। और जैसे ही कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं तो कैल्शियम आयन तुरंत बाइंड करेंगे किसके साथ, ट्रोपोनिन सब यूनिट के साथ क्या करेंगे, ये बाइंड अप करने का काम करेंगे। जैसे ये ट्रोपोनिन सब यूनिट के साथ बाइंड करेंगे ऑन द एक्टिन फिलामेंट, और उसके साथ साथ ये मायोसिन के लिए क्या करते हैं, अनमास्क द एक्टिव साइट्स फॉर द मायोसिन। तो मायोसिन के लिए वो एक्टिव साइट को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। और जैसे ही ओपन होगा तो उस दौरान आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको स्लाइडिंग मूवमेंट क्या है वहां पर देखने को मिलेगी। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये दिखा रखा है। तो आप देखेंगे कि ये स्टार्टिंग में आपको अगर देखें, एक्टिन फिलामेंट है, नीचे मायोसिन फिलामेंट है ना। स्लाइडिंग थ्योरी के अनुसार क्या होता है, देखिए एडीपी और ये फॉस्फेट, जैसे ही एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से क्या है, अलग हुआ, तो अब क्या होगा, ये जाके अटैच हो जाएगा यहाँ पर। मायोसिन हेड किसके साथ बाइंड अप हो रहा है, यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट के साथ बाइंड अप हो रहा है, क्रॉस ब्रिज बनाएगा यहाँ पर, और फिर स्लाइडिंग करेगा, रोटेट करेगा। दोबारा से यहाँ पर क्या होगा, एटीपी ब्रेक हो जाएगा, किस फॉर्म में, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। फिर दोबारा से क्या होगा, अब देखिए ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, अब यहाँ से क्रॉस ब्रिज फिर दोबारा से ब्रेक होगा, और जब फिर दोबारा से ब्रेक होगा तो जो मायोसिन फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट के बीच में जो ये अटैच हो रखा था यहाँ पर हेड पार्ट, अब वो यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये लगातार क्या है आपको देखने को मिलता है। और ये जो स्लाइडिंग मूवमेंट आपको जो देखने को मिल रही है ना, यहाँ पर एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। मतलब यहाँ पर यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस, मायोसिन हेड क्या करेगा, एक्टिव साइट ऑफ ऑन द एक्टिन बाइंड अप करेगा, जिसको हम क्रॉस ब्रिज कहते हैं। और ये क्या करेगा, एक्टिन फिलामेंट को पुल करेगा दोनों तरफ, है ना। तो ए बैंड जो आपको नजर आता था वो ए बैंड क्या है, फिर आपको दिखाई नहीं देगा। एक्टिन फिलामेंट पार्शियली क्या करते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं एच जोन, तो एच जोन वहां पर क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। तो ये चीज क्या है आपको क्लियर हो जाएगा। अगली बात आपको क्या याद रखनी है, जो जेड लाइन है वो अटैच्ड हो जाती है किसके साथ, एक्टिन इज आल्सो पुल्ड इनवर्ड्स, वो भी अंदर की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। और इससे क्या होगा, जो सार्कोमियर है उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब शॉर्टनिंग आपको क्या है वहां पर सार्कोमियर की देखने को मिलेगी। अब आई बैंड यहाँ पर बहुत ही छोटा हो चुका है, तो वहीं अगर ए बैंड की अगर बात करें तो वो अपनी लेंथ को रिटेन रखता है। मायोसिन क्या करेगा, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज करेगा, और ये तुरंत वापस
रिलैक्स स्टेट में क्या है चला जाएगा। अब नया एटीपी जैसे ही बाइंड होगा फिर दोबारा से क्रॉस ब्रिज क्या होगी, वहां पर ब्रोकन हो जाएगी, टूट जाएगी। अब एटीपी अगेन फिर दोबारा से क्या होगा, हाइड्रोलाइज होगा मायोसिन हेड एंड द अबव प्रोसेस आर रिपीटेड कॉजिंग फर्दर स्लाइडिंग। फिर दोबारा से क्या है, आपको स्लाइडिंग वहां पर देखने को मिलेगी। तो सिंपल सी बात आपको ये ध्यान रखनी है, जब कैल्शियम आयंस when calcium ions are pumped back to the sarcoplasmic cisternae, actin filaments are again masked. As a result, Z lines return to their original position. It result in the relaxation. तो उस समय फिर आपको क्या है, रिलैक्सेशन प्रोसेस देखने को मिलेगा। ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही कैल्शियम वापस सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्ने के अंदर जाती है तो तुरंत एक्टिन फिलामेंट क्या करता है, मास्क कर लेता है। कौन से, एक्टिन बाइंडिंग साइट को मास्क कर लेगा और उस दौरान जो जेड लाइन है वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिलैक्सेशन कहेंगे। तो ये डायग्राम से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको, देखिए ध्यान से। आप ये ऊपर डायग्राम देख रहे होंगे, तो ये रिलैक्स पोजीशन में आपको देखो जेड लाइन बीच में दिखाई दे रही है, एच जोन भी दिखाई दे रहा है, आई बैंड भी आपको नजर आ रहा है, ए बैंड भी, मतलब सारे के सारे बैंड्स क्या हैं आपको अपीयर होंगे। तो इस दौरान आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मसल फाइबर है वो रिलैक्स पोजीशन पर है और जैसे ही कॉन्टैक्ट करेगी, तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो देखिए बीच में जो एच जोन है ना, जो एच जोन है वो क्या हो जाएगा, शॉर्टर हो जाएगा। यहाँ पे एच जोन छोटा हो जाता है और वहीं अगर आई बैंड की अगर बात करते हैं तो आई बैंड भी क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। आई बैंड भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगा। और वहीं अगर मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड आपको देखने को मिले, मतलब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन अगर आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पर ओवरलैपिंग क्या है आपको देखने को मिलेगी। इस दौरान आप देखेंगे यहाँ जो एच जोन है वो क्या हो जाएगा, डिसअपीयर होगा। देखो एच जोन क्या होगा, यहाँ पर डिसअपीयर हो चुका है और आई बैंड भी क्या है आप देखेंगे, आई बैंड भी बिल्कुल डिसअपीयर हो चुका है, या हम कहते हैं शॉर्टनिंग क्या है आपको उसकी देखने को मिलेगी। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को सभी को। फिर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ जो रिलैक्सेशन जो टाइम है फाइबर का वो वेरी करता है मसल टू मसल। अब रिपीटेड एक्टिवेशन क्या है मसल्स की यहाँ पर होती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में लैक्टिक एसिड क्या होता है वहां पर एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको मसल फैटिक क्या है आपको देखने को मिलेगा। और ये यहाँ पर एनारोबिक ब्रेकडाउन क्या है ग्लाइकोजन की मसल्स के अंदर देखने को मिलती है, जिस वजह से लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन क्या है सबसे ज्यादा वहां पर आपको देखने को मिलेगी। अब है इसके बाद रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर में क्या डिफरेंस है। रेड मसल फाइबर आपको रेड कलर की नजर आएगी, वहीं व्हाइट मसल फाइबर आपको व्हाइट कलर की नजर आएगी। यहाँ मायोग्लोबिन की वजह से इसका कलर कैसा होता है, रेड होता है, और यहाँ बहुत कम मात्रा में मायोग्लोबिन होते हैं इसलिए इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर होता है। रेड मसल्स में आपको ज्यादा से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है आपको देखने को मिलता है और वहीं व्हाइट मसल फाइबर में आपको बहुत ही कम माइटोकॉन्ड्रिया क्या है देखने को मिलता है। रेड मसल्स में एरोबिक मेटाबॉलिज्म आपको देखने को मिलेगी और वहीं व्हाइट मसल्स के अंदर एनारोबिक मेटाबॉलिज्म क्या है आपको देखने को मिलती है। तो व्हाइट मसल्स में आपको देखो लैक्टिक एसिड क्या है की एक्यूमुलेशन आपको ज्यादा देखने को मिलती है। ये स्लो और सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन का, लेकिन यहाँ पर बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन भी देखने को मिलती है, वो भी बहुत कम समय के अंदर। तो ये डिफरेंस क्या है आपको बताने के लिए काफी था, जो कि इंपॉर्टेंट वन है, एग्जाम के अंदर यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आता है आज का जो हमारा टॉपिक था, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। तो देखिए आपको बता दें, हमारे जो फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स की अगर हम बात करते हैं, टोटल बोन्स की अगर हम बात करते हैं तो कितनी होती हैं, 206 के आसपास हमारे पास टोटल बोन्स हैं और कुछ कार्टिलेज क्या है हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के दो पार्ट्स में हमने क्या किया, इनको डिवाइड किया है, एक तो है एक्सियल पार्ट और एक क्या है अपेंडिकुलर पार्ट। एक्सियल अगर आप पार्ट देखते हैं स्केलेटल सिस्टम का तो उसमें टोटल जो बोन्स हैं वो कितनी होती है, 80 बोन्स आपको देखने को मिलती है। इनमें जो बोन्स हैं जैसे कि बोन्स ऑफ हेड, वर्टिबल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स, ये आ जाती है और जो बाकी जो बच गई वो किस में आती है, अपेंडिकुलर वाले में आ जाती है, जिसमें आपको फोर लिम्स और हाइंड लिम्स के बारे में क्या है ज्यादा जानकारी आपको देखने को मिलती है। अब देखिए जब बोन्स हम बोन्स ऑफ हेड की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 29 बोन्स क्या है आपको देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा इसके अंदर स्कल है, हायोइड बोन है और ईयर ऑसिकल्स भी क्या है प्रेजेंट है। आप यहाँ पर इस पिक्चर को देख पा रहे होंगे और इस पिक्चर के अंदर आपको बहुत सारी बोन्स क्या है आपको देखने को मिलेंगी। ये जो ऊपर जो क्रेनियम पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसमें टोटल 8 बोन्स होती है ना, जैसे आपका आ जाएगा फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑसिपिटल बोन और इसके अलावा ऑसिपिटल कॉन्डाइल ये पीछे की तरफ होता है।
नीचे हायोइड बोन होता है ये गले में, और मैक्सिला और जाइगोमेट्रिक बोन, नेजल बोन, लैक्रिमल बोन, एंटामॉइड बोन, स्फिनोइड बोन, इन मतलब बहुत सारी जो बोन्स है केवल स्कल के अंदर ही क्या है आपको देखने को मिलती है। तो आप क्वेश्चन ये आता है क्या हमें सारे बोन्स के नाम याद करने जरूरी हैं? तो मैं आपको बता दूं लिटिल बिट अगर देखा जाए तो थोड़े बहुत आपको क्या है यहाँ पर नाम याद रखने हैं, सारे के सारे नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे देखिए अगर हम बात करते हैं स्कल की, तो हमारे स्कल में इसमें क्रैनियल बोन्स होती है और फेशियल बोन। क्रैनियल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल खोपड़ी के ऊपर, है ना। जैसे हम कहते हैं कि ब्रेन के जस्ट ऊपर जो बोन्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, जो कवर करके रखती है ब्रेन को, तो उसको बोलते हैं क्रैनियल बोन्स। और सामने वाली जो बोन्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं, फेशियल बोन के नाम से जानते हैं। क्रैनियल बोन्स की जो संख्या है वो कितनी होती है, 8 होती है। इसमें फ्रंटल सिंगल होती है, पैराइटल्स 2 होती हैं, टेम्पोरल भी 2, ऑसिपिटल भी 1, और स्फिनोइड 1, और इथमोइड भी 1। तो केवल ध्यान रखना पैराइटल और टेम्पोरल 2 होती है और बाकी सब क्या होती है, सिंगल होती है। फेशियल बोन की बात करें यहाँ पर 14 होती है, जैसे नेसल में 2, मैक्सिला में 2, जाइगोमेट्रिक 2, लैक्रिमस 2, पैलेटाइन्स 2, इंफीरियर नेजल्स 2, मैंडिबल 1, और होमर बोन क्या है यहाँ पर 1। तो ये टोटल आपकी हो जाती है 14। तो सारे नाम याद रखने की आवश्यकता तो है नहीं, ठीक है। तो क्रैनियल बोन जरूर याद रख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था। क्योंकि बाकी जो आपकी जो बोन्स बच जाती हैं किस में आ जाती है, फिर आपके फेशियल बोन्स में आ जाती है। अब देखिए जो स्कल है वो आर्टिकुलेट्स विद द फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस विद द हेल्प ऑफ 2 ओसिटाइल कोंडाइल, डाइकोंडाइलिक स्कल के नाम से क्या है हम जानते हैं। तो देखिए जो आपकी फर्स्ट वर्टिब्रा होती है ना उसको हम बोलते हैं एटलस, और उस एटलस के साथ जो ऊपर का जो हिस्सा होता है खोपड़ी का वो क्या होता है, अटैच होता है। और वहां पे दो ऑसिपिटल जो कॉन्डाइल्स होते हैं वो एटलस के अंदर क्या होते हैं, एम्बेडेड हो जाते हैं। तो इसलिए इसको डाइकोंडाइलिक स्कल के नाम से क्या है जाना जाता है। हायोइड बोन क्या है, तो आप कहेंगे केवल एक होती है, यू शेप की बोन है जो आपको बक्कल कैविटी के जस्ट नीचे क्या है आपको देखने को मिलती है। ईयर ऑसिकल्स की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें मैलियस, इनकस और स्टेप्स, ये आपको दो क्या है संख्या इनकी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो टोटल संख्या हो जाती है 6। काउंट करेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएगी, देखो 22, 1, 23 और 6 कितने होते हैं, 29। तो ये आपका स्कल वाला जो पार्ट हो जाता है कंप्लीट। अब इसके बाद मैं आपको बताता हुआ चलूँ यहाँ पर वर्टिबल कॉलम की। वर्टिबल कॉलम की बात करें तो इसके अंदर टोटल 26 वर्टिब्रा क्या है आपको देखने को मिलेंगे। इसमें देखिए सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा, इसमें 7 बोन्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर आएगी थोरेसिक वर्टिब्रा, उसमें 12 बोन्स होती हैं। लंबर वर्टिब्रा आएगी, उसमें 5 होते हैं। और फिर लास्ट में आती है सैक्रल वर्टिब्रा जो क्या होती है, एक होती है और जो कि फ्यूज होती है। और याद रखें कोकाइजियल वर्टिब्रा जिसको टेल बोन के नाम से जानते हैं, सिंगल होती है, फ्यूज होती है। वर्टिब्रा अगर देखा जाए तो बीच में से सेंट्रल जो पोर्शन होता है ना वो बिल्कुल होलो होता है, खोखला होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपको स्पाइनल कॉर्ड क्या है देखने को मिलेगा। और नंबर ऑफ जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है वो कितनी है, 7 है। लगभग सभी मैमल्स के अंदर जो आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसकी संख्या कितनी मिलेगी आपको, 7 मिलेगी, जो आपको याद रखना है। वर्टिब्रल जो कॉलम है ये प्रोटेक्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, ताकि देखिए स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं, हेड को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इवन अगर देखा जाए तो रिब्स भी क्या होती है यहाँ पर अटैच होती है। और मस्कुलेचर क्या है, पीछे का जो हिस्सा जो पूरी तरीके से मस्कुलेचर होता है उसको भी क्या करते हैं, जोड़े रखने का काम करती है। तो एक प्रकार से शेप प्रोवाइड करने का क्या है ये काम यहाँ पर कर रही है। फिर आता है उसके बाद स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन। स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन कितनी होती है, 1 होती है। ये जो बीच वाला जो पार्ट आपको जो नजर आ रहा है ना ये वाला, ये स्टर्नम है और इसको हम ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं। इवन डी पार्ट है हमारा रिब्स, 12 पेयर्स क्या है आपकी जो रिब्स हैं वो होती हैं। और इनमें से जो 7 होती हैं वो क्या होती है, रिब्स होती हैं। इसके अलावा फोल्स रिब होती हैं 3 पेयर, 8, 9, 10, और लास्ट में आपको मिलती है फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये केवल वन साइडेड ही मतलब क्या है अटैच्ड होती हैं। वर्टिकल कॉलम की तरफ क्या है ये अटैच होती हैं, आगे की तरफ ये बिल्कुल अटैच नहीं होती, बिल्कुल ओपन रहती है, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स के नाम से हम जानते हैं। फॉल्स रिब्स क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 7th पोजीशन पे जाके क्या होती है, ये रिब्स सारी की सारी अटैच हो जाती हैं 7th, 8th, 9th, 10th, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फॉल्स रिब कहा जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया हुआ है, यहाँ से और क्लियर हो जाएगा। ट्रू रिब्स 7 पेयर्स होते हैं स्टार्टिंग के, और ये अटैच होते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा एंड वेंट्रली कनेक्टेड टू द स्टर्नम। मतलब वेंट्रली मतलब आगे की तरफ तो ये स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं।
पीछे की तरफ क्या है, ये हमारे थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ अटैच होते हैं। और याद रखिएगा, ये जब आगे की तरफ जब अटैच होते हैं तो हाइलिन कार्टिलेज क्या करता है, यहाँ पर हेल्प करता है। हाइलिन कार्टिलेज वही कार्टिलेज है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी रिब्स ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लोट करती है, फिर छोड़ते हैं तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती है। तो मतलब हमारी रिब्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराने में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, तो हाइलिन कार्टिलेज आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि जो वर्टिब्रोकॉन्ट्रियल रिब्स बोलते हैं इसको, वर्टिब्रोकॉन्ट्रियल रिब्स, इसका पल्स रिब्स 8, 9, 10 पेयर्स होती हैं। ये दे डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली, ये डायरेक्टली क्या नहीं है, जुड़ती नहीं है स्टर्नम के साथ, लेकिन ये सेवेंथ जो हमारी रिब्स है उसके साथ क्या होती है, अटैच होती है, वो भी हाइलिन कार्टिलेज के साथ, इसलिए इसको वर्टिब्रोकॉन्ट्रियल रिब्स के नाम से जानते हैं। फिर आता है फ्लोटिंग रिब्स, 11th और 12th पेयर होती हैं, ये वेंट्रली कनेक्टेड नहीं होती हैं, और याद रहे ये केवल और केवल डोर्सल रीजन पे क्या होती है, अटैच होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको बाइसेफेलिक के नाम से भी हम जानते हैं। अब है आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि आज हमने इतना ही किया है, और आपको मैं बता देता हूं आज हम यहाँ पर कम से कम 10 क्वेश्चन तो क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो 16th क्वेश्चन तक हम पहुंच गए थे। 16th क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द हाइंड लिम्ब ऑफ ए मैन इज। देखो ये मैंने अभी आपको बताया नहीं है, लेकिन वैसे आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगले टॉपिक के अंदर क्या है, ये क्वेश्चन बनेगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ बोन्स ऑफ इन द हाइंड लिम्ब। हमारी हाइंड लिम्ब के अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है, 30 होती है। विच इज द पार्ट ऑफ द पेक्टोरल ग्रिडल। पेक्टोरल ग्रिडल कौन सा पार्ट है भाई, ग्लिनोइड कैविटी, स्टर्नम, इलियम, एसिटाबुलम। तो 17th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ग्लिनोइड कैविटी। तो पेक्टोरल जो ग्रिडल है वो पार्ट है ग्लिनोइड कैविटी का। फेलेंजियल डिजिटल फॉर्मूला ऑफ द ह्यूमन हैंड एंड फुट इज। तो आपको फेलेंजियल डिजिटल फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद कर लेना है, तो आपको मैं बताता हुआ चलो, ये याद रखना है आपको 2 3 3 3 3, है ना, ये याद करना पड़ेगा 2 3 3 3 3, इस तरीके से क्या है आपको क्लियर कर लेना है। मैं आपको इनके बारे में बता दूंगा बाद में, है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले क्वेश्चन आ गए, तो लेकिन आना तो बाद में चाहिए था, लेकिन पहले क्वेश्चन आ गए, कोई बात नहीं, हम इसको कर लेते हैं, फिर दोबारा से आपको ये क्वेश्चंस बता दी जाए। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास यहाँ पर, द नंबर ऑफ कार्पल्स पर लिम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इज। कार्पल की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कार्पल की संख्या कितनी मिलेगी आपको, 8 मिलेगी, मतलब 8 क्या है आपको कार्पल्स देखने को मिलते हैं हमारे बोन्स में। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल इज। आपको बताना है कि हमारे स्कल के अंदर केवल एक ही बोन है जो क्या करती है, मूव करती है, तो वो होती है हमारी ये लोअर वाला जो पार्ट होता है ना, इसको, ये जो हमारे जो आप देखते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं भाई, हम इसको नाम देते हैं मैंडिबल। क्या बोलते हैं, लोअर मैंडिबल पार्ट बोलते हैं। तो सी आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पर, क्योंकि जो मूवेबल बोन है हमारे स्कल की वो कौन सी है, मैंडिबल। नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन एक्सियल स्केलेटन इज। ह्यूमन एक्सियल स्केलेटल के अंदर बोन्स की संख्या कितनी है, तो वो है टोटल 80। क्या है आपको यहाँ पर याद करना। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट विल हैपन इफ लिगामेंट्स आर कट और ब्रोकन। क्या होगा अगर आपके लिगामेंट्स ब्रोक हो जाएं या फिर कट जाएं। बोन्स विल मूव फ्रीली एट जॉइंट्स, नो मूवमेंट एट जॉइंट्स, बोन विल बिकम अनफिक्स्ड या बोन विल बिकम फिक्स्ड। तो यहाँ पर जो आंसर आपका जो होगा वो कौन सा होगा, बोन विल बिकम अनफिक्स्ड। तो यहाँ पर जो हड्डियां हैं वो अनफिक्स हो जाएंगी एक प्रकार से, और बहुत ज्यादा क्या होगा, पेन होगा। क्वेश्चन नंबर 23, एक्सट्रीमाइड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स पोसेस कार्टिलेज। अब कौन सी है, एक्सट्रीमाइड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स पोसेसेस कार्टिलेज। तो कैसी होती है, इलास्टिक होती है। कैसी होती है भाई, ये इलास्टिक क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नहीं 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 नहीं, इलास्टिक नहीं मिलेगी। 23 का जो आंसर होगा वो होगा हाइलिन। सॉरी भाई सॉरी, क्योंकि एक्सट्रीमाइड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स पोसेस कार्टिलेज, तो हाइलिन कार्टिलेज क्या है आपको देखने को मिलता है। ए डेल्टॉइड रिजेस अकर्स इन। डेल्टॉइड रिजेस अकर इन किसमें होती है भाई, डेल्टॉइड रिजेस, रेडियस, अल्ना, फीमर या ह्यूमरस। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। तो हम बोलेंगे ह्यूमरस के अंदर क्या है आपको ये देखने को मिलेगा, डेल्टॉइड रिजेस। क्वेश्चन नंबर 25, द ऑप्टिक फोरामेन इज लोकेटेड विद इन द। ऑप्टिक फोरामेन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, एथमोइड बोन, ऑसिपिटल बोन, पैलेटाइन बोन या स्फिनोइड बोन के अंदर क्या है आपको ये देखने को मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा इसका स्फिनोइड बोन के अंदर क्या है आपको ऑप्टिक फोरामेन क्या है देखने को मिलता है। फोरामेन मैग्नम एंड ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स आर फाउंड इन। कहाँ पाया जाता है भाई, फोरामेन मैग्नम
एंड ऑसिपिटल कॉन्डाइल आर फाउंड इन। देखो आपको स्कल थोड़ा सा आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, स्कल को थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जो 26 का जो आंसर है वो हमारा यहाँ पर होगा ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन के अंदर ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल और फोरामन मैग्नम क्या है आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27 है द मैस्टॉइड प्रोसेस इज ए स्ट्रक्चरल प्रोमिनेंस ऑफ। तो मैस्टॉइड प्रोसेस इज ए स्ट्रक्चरल प्रोमिनेंस ऑफ स्फीनोइड बोन, पैराइटल बोन, ऑसिपिटल बोन या फिर टेम्पोरल बोन। हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, तो हमारा जो आंसर होगा 27 का वो हो जाएगा यहाँ पर टेम्पोरल बोन। क्वेश्चन नंबर 28 है इंटर आर्टिकुलेटेड डिस्क इज फाउंड इन। इंटर आर्टिकुलेटेड डिस्क इज फाउंड इन मसल ऑफ आर्म्स, वर्टिब्रा, मसल ऑफ लेग्स या फिर प्यूबिक सिम्फाइसिस। इंटर आर्टिकुलेटेड डिस्क कहाँ पाई जाती है, तो आपको बता देना है कि जो इंटर आर्टिकुलेटेड जो डिस्क है वो वर्टिब्रा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कार्टिलेज होती है एक प्रकार से जो मूवमेंट कराने में क्या करती है, हेल्प करती है। बोलते हैं ना कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, प्रोवाइड करने का काम करती है ताकि हम इजीली क्या कर पाए, मूव कर पाए। पेक्टोरल ग्रेडल कॉन्स्टिट्यूट्स। पेक्टोरल ग्रेडल के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे स्कैपुला और क्लेविकल क्या है आपको पेक्टोरल ग्रेडल के अंदर क्या है देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास फ्रैक्चर्ड कैराकॉइड प्रोसेस वुड इन्वॉल्व द। ए फ्रैक्चर्ड कैराकॉइड या कोराकॉइड प्रोसेस वुड इन्वॉल्व द क्लेविकल, स्कैपुला, अल्ना और रेडियस। तो नाम से ही क्लियर हो जाएगा, तो फ्रैक्चर जो कैराकॉइड प्रोसेस है उस स्कैपुला के अंदर क्या है आपको देखने को मिलेगा। Out of the X pairs of ribs in humans, only Y pairs are the true ribs. Select the option that correctly represent values of the X and Y. Provide their explanation. नीट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले टोटल रिब्स में से जो X pairs है ना ह्यूमंस के अंदर, only Y pairs are true ribs. तो अब टोटल तो हमें पता है कि 12 पेयर्स होती है। आउट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स इन ह्यूमंस हैविंग द 7 पेयर ऑफ द ट्रू रिब्स। तो आपका जो 31 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि पेयर ऑलरेडी दे दिया ना, तो इसलिए आपका ये आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ABCD आपको ABC दे रखा है, तो ए क्या है यहाँ पर हम बोलेंगे सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये नीचे वाला क्या है तो हम बोलेंगे इसको सैक्रम, और लास्ट वाले पार्ट को हम बोलते हैं कोकाइक्स। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही आप लोगों को ये वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। और कोशिश है कि आज एक और वीडियो आप लोगों को ये प्रोवाइड की जाए और ये चैप्टर क्या हो जाएगा आज बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। तो स्लाइडिंग जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्क्रीनिंग एग्जाम्स के लिए, तो उसको भी थोड़ा सा अच्छे तरीके से क्या है याद कीजिएगा। तो अब तक के लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।